अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 रिलेटेड टू है मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, कि ये कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का लिंक हम लेके जाते हैं कि हमारे पास सीवीपी में क्या लिंक बनता है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, यानी कि सेल्स के अगेंस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन रेशो कितनी बनती है, सेल्स के अगेंस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन यानी कि अर्निंग, टोटल सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो वो रेशो क्या बनती है, कितने परसेंट में बनती है। और अब हम क्योंकि रेशो कैलकुलेट करने लगे हैं, तो रेशो वर्ड जब भी आता है इट मीन्स हमें आंसर परसेंटेज में देना होता है, हमें परसेंटेज में बताना होता है। सीवीपी एनालिसिस क्या है? सीवीपी एनालिसिस कहते हैं, सबसे पहला एनालिसिस हमारा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को। वॉल्यूम कहते हैं आउटपुट को, आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स को, आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स को। कॉस्ट खर्चा कितना आया, प्रॉफिट हमें उस पे फायदा कितना हुआ। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सीखना क्या है कि कितने यूनिट्स हमें बनाने चाहिए कि हमारी कॉस्ट सारी पूरी हो जाएगी, और कितने यूनिट्स हमें बनाने चाहिए कि हम उधर से आगे बना इस कॉस्ट को पूरा करने के बाद प्रॉफिट पे जा सकते हैं। तो वो एनालिसिस हमारा सीवीपी एनालिसिस होता है। सीवीपी एनालिसिस मेक्स यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। मैंने पहले बताया कि इसका लिंक, क्योंकि सीवी कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का लिंक सीवीपी से है, तो इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं सीवीपी एनालिसिस। सबसे पहला हमारा है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब यह है कि सेल्स के अगेंस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है, यानी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद इनकम कितनी आ रही है, इनकम या अर्निंग कितनी आ रही है आफ्टर डिडक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। फिर हमने यहाँ पे इस सीवीपी के अंदर पहला हमारा ये वाली रेशियो होगी, देन ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी कॉस्ट एग्जैक्टली हो जाती है सेल्स के बराबर, यानी कि आपका जो खर्चा है वो एग्जैक्टली सेल्स के बराबर है। नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट में आप होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर मतलब ब्रेक इवन के अंदर हमने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए जाएं कि हम लोग अपनी कॉस्ट सारी को कवर कर लें। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर हम क्या देखेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर सेफ्टी किसको कहते हैं? वो चीज जो हमें लॉस से प्रिवेंट रखे, यानी कि हमें लॉस से बचाए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें कि हम लॉस में ना चले जाएं, यानी कि लॉस से बच सकते हैं। और टारगेट प्रॉफिट, यानी कि अगर मुझे ये पता है कि 5000 यूनिट्स के ऊपर मेरी कॉस्ट कवर हो रही है सारी की सारी, तो मुझे 5000 आगे 100, 5100, 5200 या 5000 इवन 1 यूनिट भी ऊपर बनेगा तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। तो ये सारे एनालिसिस हमने यहाँ पे बेसिकली करने हैं। तो जो हमारा सी एस रेशो है, सी एस रेशो है कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारे पास क्या चीज कैसे कैलकुलेट होती है? ज़ाहिर है सेल्स के अगेंस्ट हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज देखेंगे कि सेल्स में से हम कितना इनकम को वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद कितना पोर्शन रखते हैं। द कॉस्ट टू contribution to sales ratio product of a product is proportion, कितना प्रोपोर्शन है सेलिंग प्राइस का, दैट वेरिएबल टू फिक्स्ड ओवरहेड पॉइंट। मतलब वेरी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट जो कर देगा किसको? फिक्स्ड ओवरहेड एंड प्रॉफिट को, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगी। तो मैंने ये कहा कि इनकम आफ्टर, क्या परसेंटेज है इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो पीछे फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के अंदर कितना डिफरेंस रह जाएगा, कितना परसेंटेज का डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये है, हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर पर यूनिट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम पर यूनिट ले लेंगे, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट दी हुई है तो पर यूनिट ही लेंगे। इन दोनों के आंसर्स में से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो चाहे आप पर यूनिट करो चाहे आप टोटल करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कर रहे हो। तो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है
उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अच्छा, फिर सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट की सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। इस तरह से हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, पीवी रेशो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह कैलकुलेट होगी? जैसे यहाँ पे हमें एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो एंड ब्रेक इवन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 20, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 15 और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 100,000। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो हमारे पास पर यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन है, हम चाहे पर यूनिट के अंदर कैलकुलेट करें, कोई इशू नहीं है, पर यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल प्राइस अगर आप देखें 20 है, 20 में से हम लेस कर देंगे 12, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो वो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 20। इस आंसर को हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, परसेंटेज में आंसर हमें चाहिए। तो देखें 20 - 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 0.4, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 40% हमारी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है, यानी कि 40% वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमारी इनकम आ रही है, तो बाकी 60% हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को डील करना है। आगे हमारा अगला एनालिसिस है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पे आपकी कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स हो जाए। ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे किस कॉस्ट को कंसिडर करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को। उसकी रीजन ये होती है, फिक्स कॉस्ट को इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो नॉर्मली हम ऑपरेशंस के अंदर इंकर कर रहे होते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट तो जैसे जैसे यूनिट बन रहे होते हैं और यूनिट सेल भी हो रहे होते हैं तो उनसे निकल जाती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो ईयर के एंड पे या पीरियड की कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट को हमें कवर करना होता है कि हमारी ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कितना। जाहिर है, देखो देखें ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह होना चाहिए सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी होगी? कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स बोथ। ठीक है, अब दोनों तरह की। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी वेरिएबल माइनस हो चुकी होती है, तो फिर सिर्फ पीछे फिक्स रह जाती है। यहाँ पे हमें बता रहा है इसको कैलकुलेट, ब्रेक इवन पॉइंट इज एट द पॉइंट विच नीदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है। At a break-even point, the following situation occurs. Total sales is equal to total cost, that is profit zero। यानी कि मैंने बताया टोटल कॉस्ट हमारी टोटल सेल्स के बराबर हो जाती है, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब ये उसने फॉर्मूला क्यों यूज किया? अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी माइनस हुई हुई है, तो जो इनकम जो पीछे सेल्स बचेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 सेल्स है और उसमें से 200 वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 800, और 800 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है, 800 इज इक्वल टू 800 है, तो फिर वो प्रॉफिट जीरो ही होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हमें यूनिट्स बनाने चाहिए कि हम, तो फिक्स कॉस्ट को हम इसको हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है हम इसको किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कर सकते हैं कि कितने यूनिट बना के सोल्ड करने हैं, यानी कि सेल करने हैं, कितने हमारे सेल हो चुके हैं,
तो कितने यूनिट पे हमारा ब्रेक इवन बनेगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। फिर ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसका डाटा दिया हुआ होता है, तो जब आप यूनिट्स कैलकुलेट करते हो तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो सेल प्राइस के साथ, तो वो भी आपका आंसर इसके इक्वल ही आता है, ठीक है। अगर यूनिट्स, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आए और उसको मल्टीप्लाई आप कर दो सेल प्राइस के साथ, तो डेफिनेटली बात तो एक ही है। तो या तो हम ये देखते हैं कि कितने यूनिट्स हमें बना के सेल करने हैं तो हम ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, या हम ये देखते हैं कि उन यूनिट को किस प्राइस के ऊपर सेल करना है, यानी कि कितनी वैल्यू में सेल करना है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 5,000 मेरे यूनिट्स हैं, ठीक है, 5,000 मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स हैं, और टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 50,000 की, टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 50,000, तो मुझे ब्रेक इवन को इन 5,000 को हर यूनिट को 10 ईच करके बेचना है, तब जाके मेरा ये 50,000 पूरा होगा और ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे देखें फिक्स कॉस्ट को इसलिए कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद आती है। फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको कॉस्ट पर यूनिट नहीं पढ़ना, इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पढ़ना है, ये कंट्रीब्यूशन है नॉट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 1 लाख की, 1 लाख यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12 कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो ऑब्वियसली करना है क्योंकि हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, रेशियोज का आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हम नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है कि 100,000, 100,000 डिवाइडेड बाय 8, 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, तो 100,000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये यूनिट आ जाएंगे 1250 यूनिट्स, 1250, यानी कि हमें अपनी सारी कॉस्ट को पूरा करने के लिए 1250 नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट 100,000 की जो रह गई है उसको करने के लिए हमें 1250 यूनिट चाहिए। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है कि ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। मैंने आपको बताया कि ये हम पहले कर रहे थे यूनिट्स में, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज कि आपके जो 1250 यूनिट्स आए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 20 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो मल्टीप्लाई बाय हमने किया 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 25,000, ठीक है, $25,000 में हमें सेल करना है। दूसरा मेथड जो ऑलरेडी ऊपर गिवन है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन हमारी आ रही थी 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड में ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है, 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 40, 40 इधर डिवाइड में 40 आ जाएगा, 40%, यानी कि 100,000 डिवाइडेड बाय 40 परसेंटेज के साथ आपने शो करना है क्योंकि ये अमाउंट हमने परसेंटेज के साथ की है। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 100,000 डिवाइडेड बाय 100,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये 2, क्या करी मैं, 40% है तो 40 डिवाइडेड बाय 100, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 100,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ तो 250,000, ऊपर भी आई गेस 250,000 ही आता है, 250,000, यहाँ पे भी 250,000 ही आना चाहिए था, बट 100,000 डिवाइडेड बाय 8,
अच्छा, ये मैंने यूनिट्स में मिस्टेक कर दिया, 12,500 यूनिट्स ये आते हैं। तो 12,500 को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 250,000। ये आंसर और ये आंसर दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डाटा ये वाला दिया हुआ है तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड के अंदर सिंपल आपने जो आंसर इसका आया है नंबर ऑफ यूनिट्स का, उसी को मल्टीप्लाई कर दो सेल प्राइस के साथ, तो सेकंड का आंसर बन जाएगा। और या फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद कर लो और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, सेम तरीका ही होगा। आगे हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड टारगेट प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो लिमिट है जिसके ऊपर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बनाएंगे जो हमें लॉस से प्रिवेंट कर सकें, लॉस से प्रिवेंट कर सकें, हमारा लॉस ना हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द अमाउंट एट विच एंटिसिपेटेड सेल्स कैन बिलो द बजट। जाहिर है बजट जो हमने किया हुआ है वो तो हमने एज पर प्रॉफिट किया हुआ है ना। बजट हमने 5,000 यूनिट्स अगर मैंने सोचा हुआ है कि करना है, तो वो तो मैंने प्रॉफिट के साथ किया हुआ है। अब इससे तो इससे कम होता है, लेट सपोज 4,000 होता है या इससे कम होता है, तो वो तो मेरा वो यूनिट है जिसके ऊपर लॉस हो। बिलो बजट बिफोर बिजनेस में का लॉस, मतलब इतना है। अब बजट में मैंने 5,000 रखे हुए हैं विद प्रॉफिट, हो सकता है कि 3,500 पे जाके लॉस हो जाए, 3,500 यूनिट्स पे जाके मेरा लॉस स्टार्ट हो जाए। तो इससे बिलो है, बजट से बिलो है, बट लॉस से पहले है 4,000। तो वो हम लोग इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड ऑल्सो इन द रेवेन्यू, सेम जैसे ऊपर हमने किया, बट इसका फॉर्मूला ये है। बजटेड सेल्स वो वाली सेल जो हमने सोचा हुआ था विद प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, विद प्रॉफिट जो हमने टारगेट रखा हुआ था उसमें से उतनी सेल्स निकाल दी जो हमारी कॉस्ट कवर कर रही है, उतनी सेल्स हमने निकाल दी जो हमारी कॉस्ट को कवर कर रही है। तो पीछे जाहिर वो वाली बच रही नंबर ऑफ यूनिट जो हमारी लॉस की प्रिवेंशन देंगे। इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑफ बजट भी हम कर सकते हैं, बजटेड सेल्स डिवाइड माइनस, यानी कि परसेंटेज चेंज जैसे हम निकालते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। तो ये हमें डॉलर में आंसर देगा और ये हमें नंबर ऑफ यूनिट्स में आंसर देगा। तो इसकी भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये इलस्ट्रेशन दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दी गई है, वेरिएबल सेलिंग प्राइस। बजटेड सेल्स आपको कितनी दी गई है, 16,000 की। बजट के अंदर आपको 16,000 की दी हुई है, तो हमें ब्रेक इवन क्या, बजट गिवन है आपको, हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम ये करने जा रहे हैं यूनिट्स के अंदर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स। तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16,000 यूनिट्स, लेकिन हमें ब्रेक इवन नहीं पता। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1,00,000 की, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 है। तो ये हमारे पास हाँ हाँ, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8, 12,500 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 12,500। तो इसको हम माइनस करेंगे, 12,500, 16,000, 16,000 माइनस कर देंगे हम 12,500। तो आंसर आता है हमारे पास 3,500 यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स ये आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज चेंज के थ्रू भी देख सकते हैं कि परसेंट कितना आंसर आता है। उसके लिए हमारे पास बजटेड सेल्स हमारे पास कितनी है, बजट की सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 16,000 माइनस ब्रेक इवन सेल है 12,500, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3,500 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3,500 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज 21, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 22%। 22% मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनता है 22% पे जाके। ठीक है, तो ये हमारे पास 22% बनेगा। आगे हमारे पास है टारगेट प्रॉफिट। जब हमें ये पता चल गया कि लेट सपोज मेरे पास ये कॉस्ट, ये नंबर ऑफ यूनिट्स का लेवल है, इस पॉइंट पे ये यूनिट्स का लेवल है,
इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन यानी कि कॉस्ट कवर हो रही है, तो इससे आगे जो भी सेल्स होंगी वो मेरे पास टारगेट प्रॉफिट होगा। तो सिंपल ब्रेक इवन के फॉर्मूला दोनों में, नंबर ऑफ यूनिट्स और रेवेन्यू के अंदर, सिंपल उस फॉर्मूला के अंदर आप टारगेट प्रॉफिट ऐड करोगे दोनों फॉर्मूलाज के अंदर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको ये पता चल गया ना कि कितने यूनिट पे आप कॉस्ट कवर कर सकते हो। अगर मैं 5,000 के ऊपर कॉस्ट कवर कर सकती हूँ, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो डेफिनेटली 5,000 से अबव जो होगा वो मेरे पास प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। Sometime organization might wish to know how many units product it need to sell order on a certain level of profit। कुछ लेवल ऑफ प्रॉफिट उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ होता है कि कितने यूनिट सेल करने। तो देखें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ब्रेक उधर हमारे पास जो फॉर्मूला था कि ब्रेक इवन पॉइंट इन से सेल्स यूनिट और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि सॉरी टारगेट कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑलरेडी ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट कर देंगे। दोनों फॉर्मूलाज में आप कर लें टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी इश्यू आपको नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें क्या बताया गया है, एरो लिमिटेड प्रोडक्ट एल एंड विशेस टू अचीव टारगेट प्रॉफिट ऑफ 20,000, बाकी वही डाटा दिया हुआ है, सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट आ गया। सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड अचीव टू प्रॉफिट 20,000, 20,000 का प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चाहिए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, हाल ही उस फॉर्मूला में प्रॉफिट ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिंपली कर लेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख की, प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है 20,000 का, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है 8। तो 120 डिवाइडेड बाय 8 हमने करना है, 120 डिवाइडेड बाय 8, 120 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएंगे 15,000 यूनिट्स। 15,000 units is your final answer for target profit। अब टेस्ट स्टूडेंट स्टैंडिंग 4 आपका होमवर्क है। टेस्ट स्टूडेंट स्टैंडिंग 4 के अंदर सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, बजटेड सेल्स दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि सेल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालो, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो, ब्रेक इवन, जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े वो सारे अप्लाई करने। इवन के उन्होंने प्रॉफिट भी दे दिया, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है प्लस आप प्रॉफिट करोगे डिवाइडेड बाय आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लोगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये होमवर्क है, ये आपने करना है। आगे हमारे पास ब्रेक इवन चार्ट्स आ रहे हैं और पीवी चार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का चार्ट, इसको पीवी को हमने कहा था कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं। और ब्रेक इवन के चार्ट्स हैं, चार्ट्स का मतलब ये है कि वो डाटा के अंदर आपको क्या बता रहे हैं। द मेजर दैट वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सो ऑन, हमने बहुत सारी कैलकुलेशन की और अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे हैं। ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट कैसे है, कंट्रीब्यूशन चार्ट कैसे है और पीवी चार्ट कैसे है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट भी हम कह सकते हैं कि कितना बनता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स, आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, किस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है, किस पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट पहले हम देख लेते हैं। ट्रेडिशनल जो नॉर्मली ब्रेक इवन चार्ट बनता है वो सारी अभी हमने डाटा किया, उसके अंदर जो चार्ट आ रहा है वो हमारे पास चार्ट क्या दिया हुआ है, इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, इस तरफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज दिए हुए हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को दोनों जगह पे रखा, एक ही जगह पे रखा जाता है, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू इसलिए एक जगह रखा जाता है ताकि हमें कॉस्ट और सेल्स की लाइन को पता चल सके किस जगह कट करी है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन हमारी टोटल कॉस्ट की है, टोटल कॉस्ट एक, ये वाली चीज आप देखें, ये वाली लाइन आपकी फिक्स कॉस्ट की है, फिक्स कॉस्ट जो स्ट्रेट होती है, नंबर ऑफ यूनिट पे इफेक्ट नहीं डालती।
यहाँ से ऊपर जितनी भी ये वाला पोर्शन है वो वेरिएबल कॉस्ट का है, और फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगी। सेल्स लाइन 0 पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, क्योंकि सेल्स या तो 0 हो सकती है या 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखोगे, हमने कहा कि ब्रेक इवन वो होता है जहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स हो जाए, कॉस्ट इक्वल टू सेल्स हो जाए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप देखो से कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस पॉइंट इज नाउन एज ब्रेक इवन, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और वॉल्यूम एक जैसा हो रहा है। और इधर से आगे, अब ये हमारा बजट था, बजटेड सेल्स हमने सोची हुई थी कितनी होंगी, और इससे पीछे अगर सेल्स होती हैं और ब्रेक इवन पॉइंट से आगे हम ये कह सकते हैं तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा लॉस, हमें लॉस से बचा जा सकता है। फिर कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट है। तो दोनों चार्ट्स के अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट शोज द फिक्स कॉस्ट लाइन, वहां पे वो फिक्स कॉस्ट लाइन शो करेगा, इसमें सिर्फ वेरिएबल की लाइन शो करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन चार्ट का ताल्लुक ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, तो जाहिर है हम सिर्फ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को ही देखेंगे। कंट्रीब्यूशन कैन बी रीड मोर इजीली फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट देन द ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट। उधर से तो कंट्रीब्यूशन मुश्किल होती है कैलकुलेट करना, क्योंकि उधर फिक्स की लाइन भी है। यहाँ पे थोड़ा इजी होता है, यहाँ पे फिक्स की लाइन आपको नहीं दी गई। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी सेल्स लाइन ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ की गई है, और वेरिएबल कॉस्ट की सेपरेट लाइन हमें ड्रॉ करके दी गई है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट की सेपरेट लाइन है तो हमें इजीली पता है कि ये एलिमेंट सेल्स का है, और सेल्स में से जितनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें पीछे कंट्रीब्यूशन बचती है। तो ये इस पॉइंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ज्यादा इजी है कंट्रीब्यूशन चार्ट। और ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपकी है 5। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 के अंदर हमें कह रहा है कि व्हाट डज लाइन ए रिप्रेजेंट। ए क्या बता रही है, बी क्या बता रही है, सी क्या बता रही है, आपने सबको हाईलाइट करना है, आपने सबको देखना है। ए हमें क्या बता रही है, सबसे पहले अगर ए लाइन को हम देखें तो ए लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये हमारी सेल्स की लाइन है। ए सेल्स या टोटल रेवेन्यू को स्टार्ट बता रही है, ए सेल्स या रेवेन्यू को बता रही है। बी किस चीज को बता रही है, बी लाइन जो उससे नीचे थी वो टोटल कॉस्ट को बता रही है, तो बी रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। देन ये वाली जो सी लाइन है, सी लाइन क्योंकि स्ट्रेट फिक्स है तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, सी लाइन फिक्स कॉस्ट है। डी पॉइंट है, जो डी पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ से ये पेपर के अंदर इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और उसके बाद ई पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, ABCD, ई पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे कॉस्ट और सेल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज नाउन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। लास्ट चार्ट हमारा है पीवी चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट यूजली शोज बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ओवर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, दे डू नॉट हाईलाइट डायरेक्टेड अमाउंट। मतलब उन दोनों चार्ट्स में आपने देखा होगा कि प्रॉफिट हमें कहीं नहीं दिखाया गया। ऊपर आप अगर दोबारा से देखो तो इन चार्ट में सेल्स की बात की गई है, टोटल कॉस्ट की बात की गई है। पीवी चार्ट ऊपर वाले चार्ट में, कंट्रीब्यूशन चार्ट में भी और ट्रेडिशनल चार्ट में भी प्रॉफिट की लाइन नहीं दिखाई गई। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस एक्टिविटी के लिहाज से वो भी देखना है। तो अगर हम लोग ये पॉइंट देखें, यानी कि हमारा ये पॉइंट जहां से हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस देखना है, 0 पॉइंट होता है, जीरो से नीचे जो फिगर्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, जीरो से ऊपर जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो ये हमारी सेल्स लाइन ड्रॉ की गई है, 0 पॉइंट से सेल 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 3 4 अप टू सोन। जैसे जैसे सेल ज्यादा होंगी, ब्रेक इवन पॉइंट ये है, ये हमारी सेल्स, और ये वाली लाइन कॉस्ट की है, ये वाली लाइन कॉस्ट की है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे सेल्स और कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इधर से आगे, यहाँ से आगे जितनी भी होंगी ये बजटेड सेल्स हैं, यानी कि इधर से आगे सेल्स होती जा रही है तो वो प्रॉफिट शो होगा, वो प्रॉफिट शो होगा। अगर इस पॉइंट से ऊपर सेल्स यानी कि जा रही है, ये वाली सेल्स ऊपर तो प्रॉफिट, इससे नीचे आ रही है तो लॉस, डेफिनेटली वो लॉस है, हम कवर नहीं कर पा रहे। और ये पॉइंट हमें बताया गया बजटेड और ब्रेक इवन के मिड में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। द चार्ट अबव शो द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, बता रहा है प्रॉफिट या लॉस। अब आपके आगे
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर हमें बताया गया है डाटा, उसके अंदर कहा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिसके ऊपर ब्रेक इवन आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 2000 और 4000, 4000 और 6000, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, जाहिर है बिल्कुल मिड में है तो 1000 का ही डिफरेंस है, तो वो हम कह सकते हैं कि 5000 यूनिट्स हैं। 5000 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर हमें ब्रेक इवन चाहिए होगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि एस्टिमेट द फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आती है। पीवी चार्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एस्टिमेट ही हमने करना है कि एस्टिमेट करें कितनी फिक्स कॉस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इधर से ऊपर हमारा प्रॉफिट है, इधर से नीचे हमारा लॉस है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट वी कैन से के फिक्स कॉस्ट टू, हाँ ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट, ये पॉइंट दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 250 और 200 के दरमियान, प्रॉफिट लाइन क्योंकि कट जिस पे कर रही है इस पॉइंट, इससे ऊपर जो है वो तो वेरिएबल है ना, तो इधर से इधर फिक्स होगी, तो वो आ रही है 225,000, हम कह सकते हैं कि आती होगी। 2 लाख से इधर नीचे जा रहा है ना पॉइंट, 150,000, 200,000 और 250 और 200,000 में 225 का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं 225,000 इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। तो दिस वॉज आवर चैप्टर 8। होप सो ये चैप्टर समझ आया होगा, और नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इससे अगला 9। थैंक यू सो मच।